तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर की आप बीती। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजानन है और गांव में मुझे लोग गुड्डू कहकर बुलाते हैं। वैसे तो मैं ट्रक ड्राइवर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ट्रक चलाना आता है। मेरे पिताजी किसी ज़माने में ट्रक चलाया करते थे, तो तभी मैंने उससे सीख लिया था। लेकिन मुझे तो गाड़ियाँ चलाने का इतना शौक़ नहीं था। मैं तो बस अपनी खेती बाड़ी में ही खुश था। वहीं गांव में मेरा एक दोस्त था, राघव। उसका अपना एक ट्रक था, तो कभी कभी जब भी दूसरा कोई काम होता तो मैं उसका ट्रक चला लिया करता था। एक दिन ऐसे ही उसने मुझे नागपुर से मशीन लाने के लिए कहा। इससे पहले मैंने कभी भी इतना दूर का सफ़र नहीं किया था। मैंने पहले तो उसे मना कर दिया, लेकिन राघव ने मुझे ट्रिप के लिए पैसे देने का वादा किया। उसके लिए मशीन ज़रूरी थी। मेरी पत्नी ने भी कहा कि एक दिन क्या तो बात है और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, और इसमें बुरा भी क्या है। और इसलिए फिर मैं भी मान गया। मुझे अमरावती से नागपुर जाना था। अब जैसा उसने मुझे बताया था, मैं तो उसकी बताई हुई जगह पर दोपहर करीब 1-1:30 बजे तक पहुंच गया। अब मुझे अंदाज़ा था कि शायद 2 या 3 घंटे का काम है। मशीन गाड़ी में लोड हो जाएगी और मैं भी यहाँ से निकल जाऊँगा। वो मशीन ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, यहीं कोई 4-5 फीट की होगी, लेकिन भारी बहुत थी और उसे गाड़ी में चढ़ाने के लिए क्रेन मंगवाई गई। लेकिन वो क्रेन आने में और एक मशीन को चढ़ाने में बहुत देर हो गई थी। मतलब मुझे 2 मशीन लेकर जानी थी और एक मशीन चढ़ाने में रात के 11:30 बज गए थे। दूसरी मशीन तो अब भी बाकी थी। अब रात हो गई थी। मुझे वहाँ रुके हुए करीब 10 घंटे बीत चुके थे। बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। लगा था मुझे कि मशीन 2-3 घंटे में लोड हो जाएगी और फिर मैं वापस निकल जाऊंगा। लेकिन इंतज़ार करते करते 10 घंटे बीत चुके थे और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैंने वहाँ बाहर जाकर देखा, पर वहाँ कोई कैंटीन, कोई दुकान नहीं थी। जब 11:30 बजे तो मुझे समझ आ गया था कि अब दूसरी मशीन लोड होने में 2-3 घंटे और लग जाएंगे। तो मैंने वहाँ के मैनेजर से कहा कि मैं 10 घंटे से यहाँ ही बैठा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। इतना ही कहा था। मैनेजर मेरी बात समझ गया और तुरंत कुछ लाने के लिए चला गया। पर कुछ 10 मिनट बाद वो भी खाली हाथ वापस आया और वापस आकर उसने मुझे कहा, अरे माफ़ करना, एक्चुअली वो शिफ्ट बदली होने के कारण मुझे आपके खाने का ध्यान ही नहीं रहा और अंदर कैंटीन भी बंद हो चुका है। आज कुछ भी नहीं बचा है। आप अगर चाहे तो मेरी मोटरसाइकिल लेकर चले जाएं। बाहर के रास्ते से थोड़ा पीछे जाएंगे तो 7 से 8 किलोमीटर पर एक ढाबा है। वो तो 24 घंटे खुला रहता है। आप वहाँ से आराम से खाना खाकर आइए, तब तक मैं यहाँ का काम ख़त्म करता हूँ। अब मुझे भूख तो बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और मैं खेतों में काम करने वाला आदमी हूँ, तो ऐसे में मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उसकी बाइक की चाबी ली और वहाँ से निकल पड़ा। कुछ 3-4 किलोमीटर आगे जाने के बाद मैंने रास्ते के किनारे एक लड़की को बैठे हुए देखा। यही कोई 8 या 10 साल का होगा। मैंने पहले तो ध्यान से देखा तो ऐसा लगा शायद कोई लड़की है, तो बाद में जब मैंने थोड़ा नकोल जाके यानी कि नज़दीक जाकर देखा तो वो शायद 10 साल का कोई लड़का था। हमारे दोनों के बीच एक बड़ा सा पेड़ था, तो उसने दूसरी ओर मुँह किया हुआ था। तो मैंने 20 और 30 मीटर दूरी बनाकर गाड़ी को रोककर वहीं खड़ा रहा और उसे देखने लगा कि ये लड़का इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। वो लड़का अपने सिर को अपने घुटनों में छुपाए और अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को लपेट कर बैठा हुआ था। मैंने उसे वहाँ से ही आवाज़ दी, क्या हो गया, घर छोड़कर भाग आए क्या? उस पल मुझे बस उस लड़के की हंसने की आवाज़ सुनाई दी लेकिन उसने अपना सर नहीं उठाया था।
मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर पूछा, अरे पागल है क्या? मैं तुझे कुछ पूछ रहा हूँ, आगे कहीं जाना है तो बोल दे, छोड़ दूँगा। मेरी इस बात पर उसने एकदम से अपना सिर उठाकर देखा। उसने अपनी गर्दन भी ऐसे झटके से उठाई जैसे कोई उल्लू अपनी गर्दन घुमाता है। मुझे पहले तो उसकी इस हरकत से डर ही लगा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान के साथ उसने मुझसे कहा, हाँ मुझे जाना है। मैंने फिर पूछा, हाँ पर कहाँ जाना है? मुझे मेरे घर जाना है। फिर वैसा ही जवाब। अरे हाँ पर तुम्हारा घर कहाँ पर है? उसने भी फिर वैसे ही अजीब सा और अटपटा सा जवाब दिया, उधर है मेरा घर। और ऐसा कहते हुए उस लड़के ने अंधेरे में पीछे कहीं इशारा किया। मैंने वहाँ देखा तो दूर दूर तक वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने उससे कहा, यहाँ का तो वहाँ तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ जाने का रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो वहीं अंधेरे में इशारा करता रहा। मैंने फिर उससे पूछा, क्या इसी रास्ते पर आगे कहीं रास्ता है जो तुम्हारे घर तक जाता हो? उसने अपनी गर्दन सिर्फ हाँ में हिलाई और फिर वो एकदम से खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसने मुझसे पूछा, आप छोड़ोगे मुझे? अब सच कहूँ तो मैं उसे नहीं ले जाना चाहता था कि उसका व्यवहार मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन मैंने फिर सोचा कि शायद ये दिमाग का मरीज होगा और शायद कहीं खो गया होगा, वरना कौन लड़का ऐसे रात में ऐसे सुनसान रास्ते पर बैठता है। तो थोड़ा सोचकर मैंने उसे गाड़ी पर बैठने के लिए कहा। अब वो लड़का छोटा था तो वो फिर आराम से सिलेंसर पर पैर रखकर मेरे पीछे बैठ गया और फिर मैं गाड़ी चालू कर आगे बढ़ने लगा। अब हुआ ये कि नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो आपके पीठ के पीछे लिपट कर बैठते हैं या फिर कोई ना कोई कंधे को पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन आगे थोड़ी ही आगे दूर जाने पर मैंने महसूस किया कि उसके हाथ मेरे गले पर हैं, मेरी गर्दन पर, और उसने मेरे गर्दन को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो मेरा गला दबाना चाहता हो। जैसे ही मुझे ये अजीब सा एहसास हुआ, मैंने बाइक को यहीं पर रोका, उसके हाथ को झटक कर उससे कहा, क्या कर रहा है? तू सच में पागल तो नहीं? और मुझे पीछे से बस उसके हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने फिर गाड़ी चालू की और आगे जाने लगा। सोचा कि जल्दी से इसे कहीं छोड़ दूंगा और ये भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन थोड़े ही दूर जाकर एक घने पेड़ के पास जाकर मेरी गाड़ी अपने आप ही रुक गई। अपने आप ही, जैसे कोई गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे कम कर कर रोकता है, ठीक वैसे ही मेरी बाइक भी एकदम से बंद नहीं पड़ी थी। मैं तो सोच में पड़ गया। वहीं खड़े होकर बाइकों को किक मारने लगा। उस लड़के ने पीछे से मुझसे कहा, ये जो पेड़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वहीं पास में एक बड़ा सा पेड़ था। मैंने उस पेड़ की तरफ देखा ही नहीं और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। उसने फिर मुझसे कहा, क्या तुम मेरे साथ इस पेड़ पर चढ़ोगे? मैं तुम्हें बहुत सारी इमलियां दूंगा। लेकिन मैं फिर भी चुपचाप गाड़ी को किक मारता रहा। अंधेरे में मुझे इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट भी किक के साथ जल उठती और फिर बुझ जाती। कुछ देर बाद उसने फिर वही बात दोहराई, चलो ना मेरे साथ उस पेड़ पर, मेरा पसंदीदा पेड़ है, मैं यहीं खेलता रहता हूँ। अब मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उसे गुस्से में ही कहा, यहाँ गाड़ी बंद पड़ी है और तुझे मजाक सूझ रहा है? एक काम कर, फिर तुम यहीं उतर जा और मुझे जाने दे। वो मेरी इस बात पर फिर से हंस पड़ा। अच्छा नीचे उतर, देखना तो दे मुझे गाड़ी में क्या हुआ है, मैंने उससे कहा। तब उसने मुझसे कहा, अब किक मारो। ये फिर से गुस्सा आ गया और फिर मैंने उससे कहा, अरे यार उतर तो सही नीचे, दिखता नहीं है क्या गाड़ी बंद पड़ गई है? ये फिर से मुझसे हंसकर कहा, मैंने कहा ना अब किक मारो। मैंने यूं ही बैठे बैठे फिर से किक मार दी। असल में मैं तो उसे दिखाना चाहता था कि तेरे कहने से गाड़ी चालू नहीं होती। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि गाड़ी अचानक से चालू हो गई और वो भी एक किक में। और फिर वो भी पीछे से अब हंस रहा था। अब मुझे कुछ तो गड़बड़ लगने लगी। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा और मैं चुपचाप गाड़ी को आगे ले जाने लगा। आगे जाने पर एक मोड़ आ गया
और मैं गाड़ी को उस मोड़ पर लेकर चला गया। मुझे फिर एक कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर घसीट रही हो। तो मैंने नीचे देखा, वो जो लड़का था वो अपना एक पैर ज़मीन पर घसीट रहा था और उसके कारण शायद बाइक बहुत धीमी चल रही थी। मैंने उससे कहा, अरे यार अपना पैर तो उठा लो, कहीं गिर वर गए तो खामखा मुझे तकलीफ़ हो जाएगी। और वो फिर से हंसने लगा और तभी मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया। उसका दूसरा पैर भी ज़मीन पर घिस रहा था। अब मेरा सिर घूम गया, क्योंकि मैं जानता था इतने छोटे बच्चे के दोनों पैर कभी भी ज़मीन तक पहुंच ही नहीं सकते। उसी वक्त मैंने सामने देखा और मुझे फिर वही इमली का पेड़ दिखाई देने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वहाँ जाते जाते बाइक भी अपने आप रुक गई, ठीक वैसे जैसे पहले रुकी थी। उसने मुझे फिर से वही बात कही, तुम चलोगे मेरे साथ उस पेड़ पर? मुझे वो पेड़ बहुत पसंद है, मैं तुझे बहुत सारी इमलियाँ दूंगा, चलो ना। और फिर वो हंसने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मैं तो बस चुपचाप खड़ा रहा, कुछ करने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं अगर मैं कुछ बोल पाता तो क्या हो जाता, क्योंकि अब तक मैं जान चुका था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही अजीब है और ये कोई आम लड़का नहीं है। और फिर जाने कैसे मेरा ध्यान सामने मिरर यानी शीशे में चला गया। शीशे में मिरर में देखकर मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा हो चुका था। किसी 15 फुट इंसान जितना बड़ा हो चुका था। उड़कर उसकी ओर देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। तो ये समझ चुका था कि मैं किसी तरह के यहाँ पर छलावे में फंस गया हूँ। इसके बारे में मैंने सिर्फ आज तक सुना था, और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे वक्त में क्या किया जाता है। मैं बस चुपचाप रुका रहा, कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं की। और तब मुझे पीछे से आवाज़ आई, तेरा आज नसीब अच्छा है जो तू बच गया। तेरे पास कुछ है जो मैं तुझे कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं कब का तुझे दिखा देता कि मैं कौन हूँ और क्या तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। चला जा यहाँ से। और उसकी इतनी बात ये सुनते हुए मैंने कांपते हुए किक मारना शुरू किया। गाड़ी भी चालू हो गई और उस दिन मैंने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई, इतनी मैंने आज तक कभी नहीं चलाई थी। रात भर उस फैक्ट्री में वापस नहीं गया, आगे उसी ढाबे में रुका रहा। और वहाँ जाने के बाद मैंने अपनी जेबें अपने आप को चेक किया, तो मेरी जेब में ट्रक की चाबी थी जिसमें माँ काली की तस्वीर लगी हुई थी। सुबह जब मैं फैक्ट्री वापस गया और वहाँ पर सब घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। मैंने उन लोगों को रात भर ही पूरी घटना सुनाई। मुझे वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि वो लड़का अक्सर उसी पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठा हुआ दिखाई देता है। किसी को तो नहीं, लेकिन जिसका दिन होगा वो उसे ही दिखाई देगा। अगर गलती से भी हमने या किसी और ने गाड़ी उसके पास रोक दी तो वो लड़का उसे इमली के पेड़ के पास लेकर जाता है और वहीं बेरहमी से उसे मार देता है। बस उस टाइम मैंने उन्हें इतना ही कहा कि माँ काली की कृपा थी जो मैं बच गया हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो दोस्तों अब हम करते हैं दूसरी कहानी शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और ये मेरे दोस्त के साथ घटी बहुत ही अजीब और डरावनी घटना है। साल 2000 की बात है। हम दोनों साथ में कॉलेज में थे और हमारे गांव भी आसपास ही थे। तो एक रात हम सभी दोस्त उसी के एक दोस्त की शादी में चले गए थे। वो नीरज का भाई था और फिर हमारा भी दोस्त था, इसलिए हम सब साथ थे। हम कुल मिलाकर 5 दोस्त थे। तो शादी हुई, रात भर हमने खाना वगैरह खाया और पार्टी भी हुई। हमने उस दौरान थोड़ी शराब भी पी ली थी और सब कुछ होने के बाद यहीं कोई आधे रात को हम वहाँ से घर के लिए जाने के लिए निकले। हमारे पास 2 बाइक थी और हम 5 लोग थे। एक पर 3 दोस्त बैठे हुए थे और दूसरे पर नीरज और मैं, हम दोनों बैठे हुए थे। कुछ आगे जाकर एक नदी के पुल के करीब पहुंचते ही नीरज ने बाइक को रोक दिया और मुझसे कहा, अबे यार ठंड से हालत ख़राब हो गई है, रुक मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ, आगे गाड़ी तू चला। हाँ, मैंने उससे कहा ठीक है तू जाकर आ। मेरे बाकी दोस्त भी वहाँ रुक गए और सब यहाँ वहाँ टॉयलेट कर रहे थे।
लेकिन ये अकेला था जो आगे झाड़ियों में किसी पेड़ के पास चला गया था और जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था। अब उसे जाकर 2 मिनट हो गए थे और फिर 4 मिनट हो गए, लेकिन वो बाहर ही नहीं आया। 10 मिनट बाद हमने उसे आवाज़ देना शुरू की, मतलब कि हमने उसे आवाज़ भी दी और गालियाँ भी दी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने फिर बाकी सबसे कहा कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। मुझे लगा कि शायद वो कहीं गिर तो नहीं गया होगा। मैं वहाँ जाते हुए उसे आवाज़ देना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो नीरज उस पेड़ के पास बिल्कुल सीधा खड़ा था। मैंने वहीं से उसे कहा, अबे नीरज, ऐसे क्यों खड़ा है, चलना, देर हो रही है। लेकिन वो तो हिला ही नहीं। उसकी इस हरकत पर मैं उसे गाली देते हुए उसके पास चला गया और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगा। तो जब मैं उसे खींच रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी मजबूत लोहे के खंभे को खींच रहा हूँ। वो मुझसे 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कोई हलचल नहीं। मुझे तो अब खुद पर ही शक होने लगा, तो कहीं मुझे तो नहीं चढ़ी है। तो थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद मैंने आखिरकार अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। बाकी सभी ने भी उसे खींचने का ट्राई किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम में से एक दोस्त ने उसे 2 झापड़ लगाए, तो तब जाकर वो थोड़ा होश में आ गया। मैंने उससे कहा भी कि क्या पागल हो गया था तू, जहाँ हमें जानबूझकर डरा रहा था। लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया हो। वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, चलते चलते बार बार लड़खड़ा रहा था। तभी एक दूसरे दोस्त ने मुझे कहा, मुझे लगता है इसे अब नशा चढ़ा है। इसलिए फिर मैं बाइक चलाने के लिए बैठ गया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। उसके ही पीछे एक और दोस्त को बैठने के लिए कहा ताकि उसे वो पकड़ सके। वहाँ से कुछ दूर आगे जाने के बाद वो एकदम से मुझे कहने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मटन चिकन खाना है और मैं वहाँ से जाऊँगा नहीं, मुझे बस खाना चाहिए किसी भी तरह। और मैं उसे समझा रहा था, लेकिन वो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसे झूठ मूठ कहा कि आगे कहीं एक अच्छा सा ढाबा दिख जाएगा तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे। लेकिन तब तक तो थोड़ा धीरज रख। मेरी उस बात से वो शांत हो गया। अब जबकि मैं जानता था उस रास्ते पर आगे कोई ढाबा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। और जैसे ही हम गांव के पास पहुँचे, खासकर उसके गांव की नदी के पास, जब हम उस पुल के पास से गुजर रहे थे, वो अचानक एकदम से ठीक हो गया। अचानक से नॉर्मल हो गया, जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसने क्या किया था। मैंने उसे उसके घर छोड़ा और फिर उससे कहा भी, अब अपने घर में जा और जितना खाना है खा ले। तो उसने उल्टा मुझसे कहा, कैसा खाना, हम तो इतना खाकर आए हैं कि मेरा पेट तो फुल भरा हुआ है। तब मुझे ऐसा लगा कि उसे खींचकर 2 झापड़ लगाऊं। तो मैंने उसे गुस्से में ही कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत चिल्ला रहा था ना तू, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, अब क्या हो गया। तो वो अचानक से मुझ पर हंसने लगा और मुझे पागल कहकर घर के अंदर चला गया। मुझे भी फिर यही लगा कि शायद उसने जानबूझकर हमारे साथ मजाक किया था। और फिर उसे घर छोड़कर हम अब अपने अपने गांव बाकी दोस्त भी चले गए। हम सबके गांव वहाँ से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर ही दूर थे। उसके कुछ 7 या 8 दिन के बाद उसके पिताजी का मुझ पर मतलब मेरे फ़ोन पर कॉल आया और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अरे वो नीरज के बारे में थोड़ी बातचीत करनी थी। तो मैंने उससे कहा कि जी कहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या नीरज को दारू या सिगरेट की लत लग गई है, या सच बताओ कोई लड़की का तो चक्कर नहीं है। देखो बेटा, सच सच बता दो, हमारे घर में ना थोड़ा टेंशन चल रहा है। उनकी वो बात सुनकर मैं भी टेंशन में आ गया। मुझे पता ही नहीं था कि वो ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते भर से तो नीरज कॉलेज भी नहीं आया था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं खुद ही आपको कॉल करने वाला था, क्योंकि हफ्ते भर से तो वो कॉलेज तक भी नहीं आया है। और इतना बात सुनते ही वो और भी चौंक गए। और फिर उन्होंने मुझे आगे बताया कि नीरज दिन दिन भर घर से बाहर रहता है, बीच रात बाइक लेकर कहीं चला जाता है, पूछो भी तो कोई जवाब नहीं देता, कोई बात भी नहीं करता, बस ऐसा रहता है जैसे वो किसी नशे में है।
घंटों घंटों तक चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहता है। अगर तुम दोस्त लोग यहाँ पर आकर उससे बात करोगे तो शायद कुछ पता चल जाए। तो मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। वैसे भी तो नीरज भी हमारा दोस्त था, शायद वो हमें भी कुछ बता देता। तो फिर मैंने अपने बाकी दोस्तों को भी जमा किया और उन्हें लेकर नीरज के घर पहुंचा। लेकिन उस वक्त भी नीरज घर पर नहीं था। उसके पिताजी ने फिर हमें बताया कि शादी से आने के बाद है वो इतना बदल गया है, पता ही नहीं चल रहा कि उसे क्या हो गया है। कोई लड़की का चक्कर है या फिर कोई नशा वशा करने लगा है। वो तो अब अपनी माँ तक से बात नहीं करता है। मैंने फिर उससे पूछा कि आपको पता है कि वो कहाँ जाता है? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं पता, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हमें कुछ भी नहीं पता। वो एकदम से गायब हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। फिर मैंने उससे कहा कि चलो अब हम ढूंढते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ गया है। तो नीरज के पिताजी ने मुझसे कहा अभी नहीं, अभी ढूंढने में कोई फ़ायदा नहीं है। हम रात में जाकर ढूंढेंगे तो शायद सच पता चल जाएगा। हम सब रात को ही उसके पीछा करेंगे। तुम सब रात को 10 बजे के करीब यहाँ आ जाना और बाहर कहीं छुप कर रहना। तो जैसा नीरज के पिताजी ने कहा था, उस रात हम रात के तकरीबन 10 बजे उनके घर चले गए और फिर वहीं आसपास छुप कर बैठ गए। वो बीच रात को बाइक लेकर निकल पड़ा और फिर हम भी चुपके से उसके पीछे, उसकी पिताजी की गाड़ी में उसके पीछे निकल पड़े। लेकिन कुछ ही देर में वो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। एकदम से जैसे कहीं गायब हो गया हो, लगा जैसे वो अंधेरे में कहीं घुल सा गया हो। और हम सब बस उसे ढूंढते रह गए। हमने उसे हर जगह पर ढूंढा था। तकरीबन 2.5 या 3 घंटे तक हम उसे ढूंढते रहे, लेकिन एकदम से पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गायब हो गया था। और फिर आखिरकार हम उसे ढूंढते ढूंढते वापस अपनी घर की तरफ निकल पड़े। और जाते जाते हमें नदी के पास एक रास्ते पर एक बाइक दिखाई दी और ध्यान से देखने पर पता चला कि वो बाइक नीरज की ही थी। और जैसे ही हमने बाइक देखी, हमने गाड़ी को उससे दूर ही रोक दिया, काफ़ी दूर, ताकि उसे बिल्कुल भी पता न चल सके। और वहीं से हमने देखा कि नीरज वहीं नदी के पुल पर बैठा हुआ था। सब कुछ अजीब था। हमने देखा कि वहाँ अकेला ही वो बैठा हुआ था, उसके साथ वहाँ कोई भी नहीं था। और वहाँ बैठकर वो सिर्फ पानी की ओर देखे जा रहा था, उस नदी के पानी में। और हम भी गाड़ी के पास बैठकर उसे बस देख रहे थे कि आखिर वो वहाँ पर बैठकर क्या करता है। और तभी अचानक से कहीं से वहाँ पुलिस आ गई। उन्होंने अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के ठीक साइड में खड़ी कर दी और वो हमसे पूछताछ करने लगे कि तुम सब लोग यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो और इतनी रात को क्या काम है तुम्हारा यहाँ। तो हमने उन्हें थोड़ा बहुत बताया कि वहाँ जो लड़का बैठा है वो इनका बेटा है और 1 हफ्ते के उसके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और हमने उसे कहा कि हम सिर्फ देखने आए थे कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है। जब हम ये बातें कर रहे थे तब पता नहीं क्या हो गया, नीरज एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बीच के किनारे में चला गया। वो देखकर हम सबके होश उड़ गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें। पता ही नहीं था कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। तभी उनमें से एक पुलिस वाला संभल कर उसके पास जाने लगा और तब हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे, पर फिर भी हम उससे बहुत दूर खड़े थे। पुलिस वाले ने उसके करीब जाकर उसे आवाज़ भी दी, नीरज उतर जाओ यहाँ से खड़ा होना ठीक नहीं है। नदी बहुत गहरी है और ये पुल भी काफ़ी ऊंचा है। प्लीज़ मेरी बात मानो, वहाँ से नीचे उतर जाओ। हम उस नदी को जानते थे और ये भी जानते थे कि अगर वो नीचे गिरा कि उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन नीरज ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उसके पिताजी थोड़ा आगे चले गए। उन्होंने भी उसे आवाज़ दी, नीरज तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज़ नीचे उतरो, प्लीज़ मेरी बात मानो। मेरी बात नहीं मानोगे बेटा, नीचे उतर जाओ। और तभी नीरज ने उसकी ओर पलट कर देखा और बस इतना कहा, वो मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से सीधे नीचे कूद गया। कुछ पल के लिए हम तो बस वहीं जम गए।
मतलब वो देखकर समझ ही नहीं आया कि क्या करें। उसके पिताजी तो वहीं चक्कर आकर गिर पड़े। पुलिस भी भागकर आगे गई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सब कुछ सामने होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाए। एकदम से सब कुछ बदल गया था। और फिर उस घटना के बाद उसी दिन लाश को पानी से बाहर निकाला गया, और तब हमने देखा था उसकी लाश तो बहुत अजीब थी। मतलब चेहरा एकदम टेढ़ा पड़ा हुआ था, जबड़ा खिसका हुआ था, आंखें अंदर धसी हुई थी, खराब थी, नाक टेढ़ी और टूटी हुई थी, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने घूंसे मारे हों। उसके पूरे चेहरे का आकार ही बदल गया था। उस घटना को तकरीबन 1 महीना बीत गया, और उसके बाद एक दिन हम सारे दोस्त नीरज के पिताजी से मिलने चले गए। तब नीरज के पिताजी ने हमें बताया कि वो उसकी जन्म पत्रिका लेकर एक देवी माँ के पुजारी के पास गए थे। तो उन्होंने उन्हें नीरज के साथ हुई घटना के बारे में बताया था। उस पुजारी ने उसकी पत्रिका और उसकी घटना को स्मरण कर कर उसे बताया था। एक्चुअली नीरज को एक नहीं, एक के साथ साथ 7 या 8 भूतों ने पकड़ लिया था, जो सभी भूत नदी के पास रहते थे। और ऐसे में शायद ये पहले पता चलता तो शायद उसे बचाया भी जा सकता था, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चला कि नीरज के साथ आखिर हो क्या रहा था। और फिर पुजारी जी ने ही बताया कि उन्हीं 7 या 8 भूतों ने ही नीरज की ऐसी हालत की थी। वो सब एक एक कर कर उसके साथ खेल रहे थे, और आखिर में ठीक 7-8 दिन खेलने के बाद पूरे 8वें दिन वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। उनकी ये बात सुनकर हमने एक बात गांठ बांध ली थी कि कुछ भी हो जाए, आगे से किसी अनजान और सुनसान जगह पर नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 कहानियाँ। आपको कैसी लगी कहानी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल थोड़ा नीचे जा रहा है, आप कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये कहानियाँ शेयर करें।